Good morning, children. Today we'll study class 7th history chapter 3 the Delhi Sultans. अब हम दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। इससे पहले हमने देखा था कि हमने जो पहले पढ़ा चोलास के बारे में पढ़ा था वो पूरा हमने साउथ का एरिया हमने पूरा स्टडी किया था, है ना। उसके बाद साउथ का पूरा हमने स्टडी किया। तो अब हम देखेंगे कि दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या चेंजेस आए, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले दिल्ली में हमने देखा था कि पृथ्वीराज 3, है ना, और मोहम्मद गौरी की जो लड़ाई हुई थी, है ना, वो वहीं की थी। चैप्टर वी शॉ द रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम। हमने देखा कावेरी डेल्टा जो था रीजन चोला डायनेस्टी का था ना, वहाँ पे बहुत से किंगडम्स बने थे। किंगडम अब दिल्ली के बारे में हम देख रहे हैं कि दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी में ही दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बना। तो देखते हैं हम उसके बारे में। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। जो दिल्ली जो इम्पोर्टेंट कैपिटल बना वो किस समय बना? तोमर राजपूत के समय इम्पोर्टेंट कैपिटल बना। याद रखिएगा, तोमर राजपूत के समय वो इम्पोर्टेंट कैपिटल बना, ठीक है, तोमर राजपूत के समय पे। उस समय क्या था कि जो हमारे जो नेटिव जो थे रूलर्स थे वो राज्य करते थे। लेकिन जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की लड़ाई हुई उसके बाद जो चौहानास के बाद में क्या हुआ कि तब मोहम्मद गौरी ने जब किससे अटैक किया था, पृथ्वीराज को हराया उसने। तब उसके बाद से हमारे यहाँ पे क्या हुआ, फॉरेन इन्वेडर्स आने लगे, बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आने लगे थे। उससे पहले नेटिव रूलर ही थे हमारे यहाँ पे। तो दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ द किंगडम बना कब? किसके राज्य में? तोमर राजपूत के। ये हमारे नेटिव इन्वेडर्स ये थे, नेटिव रूलर्स ही थे हमारे। हु वे डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी बाय द चौहानास। तोमर राजपूत थे पहले। तो तोमर राजपूत को किसने हरा दिया? देखिए, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। तो तोमर राजपूत में कौन थे इनके? ये अंगपाला जो इनके राजा थे, रूलर इनके राजा उस समय कौन थे? अंगपाला राजा थे, जिनके अंडर में तोमर राजपूत वहाँ राज करते थे दिल्ली में। लेकिन अंगपाला को किसने हरा दिया? इनको डिफीट किया तोमर राजपूत को 12th सेंचुरी में। किसने हरा दिया? चौहानास ने हरा दिया। ये सब इस पैराग्राफ में लिखा बेटा, है ना। देखिए यहाँ पे, है ना, इसको किसने हरा दिया? यहाँ पे इनको चौहानास ने हरा दिया। ये जो दिल्ली तोमर राजपूत के जो थे कौन थे? अंगपाला। ये इनको किसने हरा दिया? चौहानास ने हरा दिया। ऑफ अजमेर, है ना, ये कहाँ के थे? चौहानास अजमेर के थे। इन्होंने इनको हरा दिया मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी में। अब इट वाज अंडर द तोमर्स एंड चौहानास दैट द दिल्ली बिकेम द इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल। ये जब समय था जब तोमर्स थे राज करते थे और पृथ्वीराज जब यहाँ राज करते थे चौहान्स में, तब ये जो अपने दिल्ली सिटी थी वो एक बहुत ही कॉमर्शियल सेंटर बन गई थी, मतलब इम्पोर्टेंट सेंटर हो गया था। यहाँ से ट्रेड वगैरह भी बहुत अच्छे से हो रहे थे, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी ये। मैनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। यहाँ पे एक रिच जैना मर्चेंट्स हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है जैना मर्चेंट्स। इन्होंने क्या किया? यहाँ जैना मर्चेंट्स इन्होंने क्या किया? सिटी में बहुत सारे मंदिर बनवाए और कॉइन्स मिंटेड हियर, मतलब कॉइन्स बनवाए इन्होंने, और उसको बोला जाता था, उस कॉइन्स को बोला जाता था दिहिवाल, ठीक है, DEHIWL, दिहिवाल। तो आपको याद रखना है ना, कॉइन मिंटेड हियर इज नोन एज दिहिवाल, ठीक है। और हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और यहाँ पर हर चीज़ मतलब कॉमर्शियल चीज़ रहती थी, सब चीज़ आराम से हो रहा था, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था ये, ठीक है। और सब जगह वो सर्कुलेट हो रहा था, जो वो कॉइन बनाए दहीवाल, उसको हैड अ वाइड सर्कुलेशन, उसके वाइड सर्कुलेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखा कि किस तरीके से, देखो कि हमारे जो हमारे नेटिव रूलर्स थे वो राज करते थे, तोमर्स और चौहानास जो नेटिव रूलर्स थे। अब क्या होता है यहाँ से कि आप बोल सकते हैं कि दिल्ली वॉज ट्रांसफॉर्म अंडर द
दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली जो हुआ था पहले, वो अब दिल्ली सल्तनत के अंदर में आ गया था। दिल्ली सल्तनत के अंदर कैसे? जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। कब हराया था? 1192 में, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। और क्या हुआ? और उनका शासन आ गया। किसका? मोहम्मद गौरी राज करने लगे। तो मोहम्मद गौरी कहाँ से आए थे? अफ़गानिस्तान से आए थे। तो ये बाहर के थे ना, फॉरेन इन्वेडर्स। तो दिल्ली में क्या हो गया? ट्रांसफ़र, जो नेटिव रूलर्स थे वो हटकर कौन आ गए यहाँ पे? फॉरेन रूलर्स से हमारे यहाँ पर आ गए। ठीक है। एस्टेब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन 1192। वही बताया मैंने कि उनको मोहम्मद गौरी ने 1192 में हराया था पृथ्वीराज चौहान को, है ना, पृथ्वीराज III को। अब यहाँ पे कौन से? बैटल ऑफ तराइन में, वो था बैटल ऑफ तराइन, वहाँ पे उनको हराया था ये। ठीक है। और करीब करीब जो इन लोगों का शासन था, आप बोल सकते हैं कि दिल्ली सुल्तानत करीब करीब आप बोलिए कि 12th सेंचुरी से लेकर आप बोलिए 14-15 सेंचुरी तक इनका राज चला। तो करीब करीब 300 to 350 ईयर्स साल इन लोगों ने हमारे यहाँ पे क्या किया? राज किया। किसने? दिल्ली सल्तनत ने। ठीक है। ये वाला पैराग्राफ देखिएगा। The transformation of Delhi into the capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. अब इस 13th सेंचुरी के आते आते शुरू हो गया किनका राज? दिल्ली सल्तनत का। अगेन आइडेंटिफाइड, अब कुछ ऐसे देयर वेयर 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। मैंने क्या बताया कि 5 डायनेस्टी मिलकर दिल्ली सल्तनत, मैंने बताया 300 से लेकर 350 तक राज चला, है ना, फॉरेन इन्वेडर्स का, जो दिल्ली सल्तनत था इनका। तो जो सल्तनत थे इसमें 5 डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ पर आके राज किया। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज़ ऐसी थी टुगेदर। तो सबसे पहले डायनेस्टी थी, ये आपके बुक में बहुत अच्छे से टेबल दिया हुआ, देखिएगा, इस टेबल को स्टडी करते हैं। ये देखिए, इस टेबल में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो देखिए ये जो राजपूत डायनेस्टी दे रहा है यहाँ पे, राजपूत डायनेस्टी मीन्स हमारा, मैंने बताया कि हम नेटिव रूलर ही राज करते थे, जिसमें तोमर्स थे अर्ली 12th सेंचुरी में, है ना, 1165 तक हुआ इनका। तो आप बोल सकते हैं कि देखिए तोमर्स, अंगपाला बताया था मैंने, अंगपाला 1130 से 1145 तक राज किया इन्होंने। फिर उसके बाद कौन आया? उन्होंने हराया, चौहानज ने इनको डिफीट किया, अंगपाला को। तो 1165 से 1192 तक किसने राज किया? किनका राज था? चौहानस का राज था। उसके बाद इसमें फिर पृथ्वीराज चौहान का राज इसमें था। 1175 से 1192 तक किसने राज किया? पृथ्वीराज चौहान ने राज किया था। और उसके बाद यहाँ से हमारे यहाँ मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई। किसके साथ हुई थी? पृथ्वीराज III के साथ लड़ाई हुई और उन्होंने पृथ्वीराज III को हराया। उसके बाद यहाँ पे उनका राज शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो 1192 से लेकर यहाँ देखिए आपको अर्ली तुर्किश रूलर दिख रहा है। फिर अर्ली तुर्किश रूलर आए। इसको मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है या स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। किसको? अर्ली तुर्किश रूलर्स जो थी इनको मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है या स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी? याद होगा मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी जब आए तो वो बैठ के यहाँ राज नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने एक स्लेव को यहाँ पर राज करने के लिए बैठाया था। तो उनका जो स्लेव था वो राज करता था ना। नहीं तो पहले कैसे चलता था कि राजा का बेटा राज करेगा, लेकिन इस समय ऐसा हुआ कि स्लेव आके राज कर रहा था। तो जब 1192 से लेकर आप देख सकते हैं तो 1206 तक समझिए कि मोहम्मद गौरी ने राज किया। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद किसने किया? 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने कुतुब मीनार बनाया, है ना। तो 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश आए। उसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश। देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने राज किया 1210 से लेकर 1236 तक। उसके बाद उनकी बेटी थी जो रजिया, उनकी बेटी ने राज किया 1210 से लेकर 1236 से लेकर 1240 तक 4 साल ही राज कर पाई और फिर उनको मार दिया गया था ना। और गयासुद्दीन, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आए। उसके बाद 1266 से लेकर 1287 तक कौन आया? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है।
उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी आई। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी ना, उसमें है, देखिएगा। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने राज किया कब? 1290 से लेकर 1296 तक, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक इनका राज था। और उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी कब तक इन्होंने राज किया? मतलब 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने राज किया, तुगलक डायनेस्टीज़ ने। तो तुगलक डायनेस्टी में कौन आया? गयासुद्दीन तुगलक आए, 1320 से लेकर 1324 तक राज किया उन्होंने। फिर मोहम्मद तुगलक, फिर उन्होंने 1324 से 1351 तक। फिर फिरोज़ शाह तुगलक आए, उन्होंने 1351 से लेकर 1388 तक राज किया। अब उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई, जो 1414 से लेकर 1451 तक रही। और जो ये मोहम्मद तुगलक थे, है ना, ये जो मोहम्मद तुगलक हैं, इन्होंने कुछ लंबे समय तक शासन किया, है ना। ये देखिए, फिर आई सैयद डायनेस्टी। फिर उसके बाद इसमें खिर्ज खान थे, इन्होंने राज किया। उसके बाद लोधी डायनेस्टी, जिसमें बहुलुल डायनेस्टी, लोधी ने राज किया, दैट इज़ 1451 से 1489 तक राज किया। इसके बाद किसका राज आता है? इसके बाद बाबर का राज आ जाता है, जो मुग़ल एम्पायर का शासनकाल शुरू होता है। किसके बाद? लोधी डायनेस्टी के बाद बाबर का शासन शुरू हो जाता है, दैट इज़ मुग़ल एम्पायर आ जाता है, ठीक है। तो ये थे पूरा रूलर्स, जो 5 डायनेस्टीज मिलकर जो उन्होंने दिल्ली टुगेदर क्या बनाई थी? मेड दिल्ली सल्तनत बनाई थी उन्होंने, है ना। अब हम देखते हैं कि हमको इनके बारे में पता कैसे चला, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सुल्तान्स और दिल्ली सल्तनत मीन्स रूल्स, है ना, पूरा। तो सल्तनत जो राजा थे, इनके बारे में हमको कहाँ से पता चला आखिर? तो हमको सबसे पहले इनके बारे में पता चलता है जैसे हमारे इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, और आर्किटेक्चर जो रहते हैं, है ना, टेक्सचर, उससे, बिल्डिंगों से हमको पता चले। इंस्क्रिप्शन आपको पता है क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शन? जो पत्थरों पे लिखा जाता है ना, और दीवारों पे भी लिखा जाता है, उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो वहाँ से हमको पता चला। जो कॉइन्स बने, उनसे हमको नॉलेज मिला इनके बारे में। आर्किटेक्चर जो थे, उनसे पता चला। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम लोग को इनसे जानकारी मिली। लेकिन एक बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स था हिस्ट्री का, थी एक बुक थी, जिसको कहते हैं तारीख। किसको क्या बोलते हैं? जिसको देखिए, जिसको बोला जाता है, जिसको बोलते हैं तारीख। ये देखिए, तारीख ही सिंगुलर में और तारीख प्लूरल में। तो ये क्या है? एक बुक है जिसमें हमको हिस्ट्री के बारे में, जो मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम की जो हिस्ट्री पीरियड्स है, उसका क्या आउटलुक था, वो कैसे डेवलप कर रहे थे, उनका क्या काम हो रहा था, उससे हमको उस बुक से पता चलता है, जिसका नाम था तारीख एक सिंगुलर में और तारीख प्लूरल में, ठीक है। तो इससे पता चलता है। तो इसको लिखा गया था, रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, और एक लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान्स। अब इसको लिखा किसने था? देखिए, तवारीख क्या है? पहले तवारीख आर द हिस्टोरियोग्राफी कंटेनिंग हिस्ट्री रिटन बाय द लर्नड मैन। एक ऐसी हिस्ट्री है जिसको कोई पढ़े लिखे व्यक्ति, मीन्स लर्नड मैन ही लिख सकता है ना। तो लर्नड मैन इसको लिखते थे, उसने लिखी है इसको। और द ऑथर्स ऑफ तवारीख्स वी आर लर्नड मैन, इसको पढ़े लिखे आदमी ने ही लिखा है, लर्नड मैन ने, ठीक है। और इसको लिखता कौन था? जैसे कौन थे लर्नड मैन? जैसे सेक्रेटरीज हो गए। इसको लर्नड मैन आप किसको बोलेंगे वहाँ पे? तो यहाँ पे जो सेक्रेटरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पोएट्स हैं, है ना, कवि हैं, जो कोटियास है, कोटियास मीन्स जो सभा में लोग बैठते थे, वो लोग हैं। तो उन्होंने ये सब लिखा था। who both recounted events and advised rulers on the governance emphasizing the, और ये लोग लिखते थे और राजा को सलाह वगैरह भी देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पिक्चर दी हुई है किस तरीके से। ये पिक्चर वो है 4 स्टेजेस ऑफ मेकिंग मैन्युस्क्रिप्ट। ये जो, और स्पेशली जो तारीख थी, तारीख वेयर सिमिलर टू द मैन्युस्क्रिप्ट।
तारीख जो है वो सिमिलर टू क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट आपको पता है कि हैंड रिटन बुक होती है ना, तो तारीख भी क्या थी, हैंड रिटन थी, और इज सिमिलर टू मैन्युस्क्रिप्ट। तो अब यहाँ वो इसमें 4 स्टेज बताए गए हैं कि किस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट बनता है। तो पहले स्टेज में देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग पेपर। यहाँ पर पेपर बनाया जा रहा है, यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, प्रिपेयरिंग द पेपर। अब फिर यहाँ पे पेपर बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर राइटिंग द टेक्स्ट। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, राइटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट लिख रहे हैं, क्या लिखना है। अब देखिए हमको कुछ चीज़ हाईलाइट करनी होती है, तो मैं अब यहाँ पर एक मार्कर से या इससे देखिए हाईलाइट कर दूँगी। लेकिन उस समय में ऐसा कोई हाइलाइटर वगैरह नहीं मिलता था, तो उन लोग क्या करते थे, कुछ गोल्ड को मेल्ट करते थे। यहाँ पर देखिए गोल्ड को मेल्ट करते थे और उसको इंक जैसे रूप में लेते थे और उससे हाईलाइट किया करते थे वो लोग, ठीक है। इसमें जो हाईलाइट, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, पैसेज है, अब उनको लगता था कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको वो गोल्ड को मेल्ट करके उससे हाईलाइट करते थे। और उसके बाद फिर आता है, फिर जब सब चीज़ लिख लिया उन्होंने, उसके बाद उसकी बाइंडिंग होती थी, उसको एक साथ बाइंड किया जाता था। तो फिर 4 स्टेप थे बाइंडिंग। कोई पूछ सकता है 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, आप बता सकते हैं क्या है। फर्स्ट प्रिपेयरिंग द पेपर, फिर देन राइटिंग द टेक्स्ट, देन मेल्टिंग द गोल्ड फॉर हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और पैसेज, एंड लास्ट बाइंडिंग द प्रिपेयरिंग फॉर द बाइंडिंग, उसको बाइंडिंग के लिए तैयार करता था, ठीक है। तो ये था ये। उसके बाद देखिए क्या होता है, कहाँ से हिस्ट्री से पता चला, हमको पता चल गया। अब कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। अब क्या चीज़ ये लोग दिमाग में रखकर ये सारी चीज़ें लिखते थे, कैसे लिखते थे ये। तो सबसे पहले क्या होता था, द ऑथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेज। इन्होंने जो लिखा, जो तारीख लिख रहे थे, लेकिन ये ऐसा था कि ये तो सिर्फ गांव तो कभी गए नहीं, ये तो सिर्फ शहर में ही रहते थे। ये टाउन सेंट्रिक था। टाउन सेंट्रिक मतलब यहाँ जो लोग क्योंकि शहर में ही रहते थे, टाउन में ही रहते थे, तो ये तो वहीं के बारे में लिखेंगे, इनको तो गाँव के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था। तो ये भी क्या था कि टाउन सेंट्रिक था, ठीक है, वहीं टाउन में रहते थे, इसलिए वहीं के बारे में लिखते थे। अब दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप फॉर द रिच रिवॉर्ड्स। अब देखिए सही बात है, ये लोग हिस्ट्री लिख तो रहे हैं, लेकिन यदि मान लो राजा के पास गए, उसके अगेंस्ट में कुछ लिख दिया इन्होंने, तो राजा तो उनको मरवा देगा। तो इसलिए ये ऐसी ही चीज़ें लिखते थे जो राजा के फेवर में हो, जो राजा के लिए अच्छी बातें होती थी, वो यही बोलते थे। तो हमको देखो थोड़ा सा बायस हिस्ट्री दिख रही है, क्योंकि हमको एक्चुअल नॉलेज नहीं मिल पाता, फिर ये बायस ही दिख रहा है हमको ना, कि वो तो जो लिख रहा है वो राजा की तारीफ में ही लिख रहा है, राजा के बारे में ही बता रहा। अच्छा, तो ये लोग वही करते थे इस होप में कि राजा उनको अच्छे रिवॉर्ड्स दे, इसलिए वो उन्हीं के फेवर में वाली बातें लिखते थे, ठीक है। और थर्ड, दिस ऑथर्स एडवाइज रूलर्स to the need to preserve an ideal social order based on the birthright and the gender distinction. इन लोग अपने राजा को ये भी सलाह दिया करते थे, एडवाइस दिया करते थे कि जैसे पहले क्या बीच में इन्होंने कहा कि आपको क्या करना है कि आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे कि जो राजा का बेटा है वो राजा ही बनेगा, मतलब राजवंश ऐसे चलेगा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा, ऐसे करके। इसमें आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ देखिए, आपको बताया गया है कि बर्थ राइट क्या बोल रहा है यहाँ पे। privileges claimed on the account of the birth. For example, people believed that the nobles inherited their rights to govern because they were born in the certain families. अब राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, है ना। तो उन लोगों के लिए क्या था, ये इनहेरिटेड था, वंशज। तो ये वो चाहते थे ऐसे ही मेंटेन किया जाए। और जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द वुमेन और मैन के बीच में जो डिफरेंस है उसको मेंटेन किया जाए। मतलब मैं यदि औरतों का काम नहीं है दरबार में जाना, नहीं है दरबार में, उनको राजा नहीं रानी नहीं बन सकती हैं, मतलब वो राजा नहीं बन सकती बोलना चाहिए ना। मैन यूजली दिस डिफरेंस आर यूज टू आर्ग्यू दैट द मैन आर सुपीरियर। और हमेशा ये क्या था, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी ही हमको ये दिखाता है कि मैन्स आर मोर सुपीरियर। इनका कहना था कि जो मैन है वो मोर सुपीरियर है देन वुमेन।
तो इसीलिए, और उन लोग जो राइटर्स थे, उनके ऑथर्स, उनको राजा को यही सिखाते थे कि वुमेन्स जो हैं वो सुपीरियर नहीं हैं और बर्थ राइट से ही हमको इसको देखना चाहिए। तो इस तरीके की वो सलाह दिया करते थे अपने किसको, राजा को। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है आपका, देखिएगा, इसको मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सर्कल ऑफ जस्टिस, द सर्कल ऑफ जस्टिस। सर्कल ऑफ जस्टिस, जैसे पहले माना जाता था कि आप बोले कि राजा क्या है, बहुत एक्सप्लॉइट ही करते थे, है ना। वाकई मुग़ल लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट वगैरह किया हमारे यहाँ पर, है ना। मुगल्स बोलिए या जो, सॉरी मुगल्स नहीं, अभी तो मुगल्स नहीं आए, जो उन लोग थे अभी, जो उन्होंने गौरी वगैरह देखी, कितना उन्होंने हमारे पूरे मंदिरों को तोड़ा, ये किया, तो कुछ एक्सप्लॉइट वगैरह ज़्यादा करते थे ये लोग। तो उन्हीं के समय पे जब जैसे मोहम्मद गौरी का समय जो था, जब, और मोहम्मद गौरी जब राज करते थे, और उसके बीच में एक अर्ली तुर्किश पीरियड आया, उस टाइम के पीरियड के स्कॉलर थे जिन्होंने लिखा है इस चीज़ को। तो वो स्कॉलर थे आपके फ़क्रे मुदाविर। ये देखिए, ये फ़क्रे मुदाविर, है ना। फ़क्रे मुदाविर एक स्कॉलर है, एक राइटर है, जिन्होंने ये इस चीज़ को लिखा है। कब लिखा है? इन 13th सेंचुरी में उन्होंने लिखा था कि एक किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सोल्जर। एक राजा जो है वो सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, और जो सोल्जर्स है, सैनिक है, वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते हैं। सैलरीज, और सैलरी कहाँ से आएगी किसी के पास? पेड़ से उगले पैसे नहीं उग रहे, सैलरी कहाँ से आती है? जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उसी से आती है सैलरी, फ्रॉम द पीसेंट्स, है ना। बट द पीसेंट्स कैन पे द रेवेन्यू, और पीसेंट्स कब रेवेन्यू पे कर पाएंगे? जब वो बहुत खुश, उनके पास खुद जो उनकी पैदावार होगी, जो वो कल्टीवेट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा उनके पास होगा, और वो खुद जब वो हैप्पी होंगे और उनके पास सब कुछ होगा, तभी वो क्या कर पाएंगे? टैक्स दे पाएंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले कि जो राजा है वो अपनी जो प्रजा है उसको डोमिनेट ना करे, उस पर अत्याचार ना करे, पर उसको एक जस्टिस प्रोवाइड करे और एक ऑनेस्ट गवर्नेंस दे, है ना। तो राजा को अपनी प्रजा पे तभी वो अपनी आप प्रजा को आगे बढ़ा पाएगा जब वो उसके अत्याचार ना करेगा, है ना। तो ये था सर्किल ऑफ जस्टिस। बता राजा को किस तरीके से रहना चाहिए, ये उन्होंने बताया था। क्या किसने? फ़क्रे मुदाविर ने। ठीक है, ये किस टाइम के स्कॉलर से बताया मैंने आपको। उसके बाद देखिए, हमने देखा कि उस समय तो मैन डोमिनेट सोसाइटी थी। हमने बताया कि वो लोग नहीं पसंद करते थे कि औरतें कुछ सुपीरियर हों मैन से। तो उसी बीच क्या हुआ, जब ये 1236 में क्या हुआ, आपने देखा था कि यहाँ पे जो आपके अर्ली तुर्किश रूलर में थे, कुतुबुद्दीन ऐबक आए, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश आए। जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे, उनकी बेटी रजिया जो सुल्तान बनी। कब? 1236 में उनकी बेटी इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया, वो क्या बनी? वो सुल्तान बनी। रजिया कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और द काउंसिलर ऑफ द एज मिनाज सिराज एक काउंसिलर थे। इन्होंने क्या क्रॉनिकल्स मिनाज, इन्होंने क्या लिखा? रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल, उन्होंने बताया, सोचो। और ये मिनाज सिराज कौन थे? प्रिंसिपल हिस्टोरियन ऑफ द मैन ममलुक डायनेस्टी एंड अ काउंसिलर। ये एक हिस्ट्री लिखने वाले एक मेन प्रिंसिपल हिस्टोरियंस थे वहाँ के। किस समय के? ममलुक डायनेस्टी के। ममलुक डायनेस्टी मतलब आप समझ रहे हैं, तुर्किश डायनेस्टी जो टाइम था ना, उस टाइम के ये एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियंस थे, प्रिंसिपल हिस्टोरियंस थे। और इन्होंने बताया कि जो रजिया थी वो बहुत ही अपने उनके भाइयों से बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड थी, मोर एबल एंड क्वालिफाइड। वो अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा काबिल और क्वालिफाइड थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग, लेकिन जो ये खुद भी जो एज ये हिस्टोरियंस ये भी बोल रहे हैं कि मैं कम्फर्टेबल एट हैविंग क्यून एज रूलर। वो भी कहते हैं कि मुझे भी नहीं पसंद है कि एक जो रानी है, एज वो एक
सुल्तान बने, एक रूलर बने, ऐसा मुझे भी नहीं पसंद है। नॉर वेयर द नोबल्स हैप्पी, और जो वहाँ के नोबल्स थे, नोबल्स में जो राजा की एडवाइस वगैरह दिया करते थे वो नोबल्स, है ना, उन लोग भी खुश नहीं थे कि जो मतलब जो रजिया जब सुल्तान बनी तो ये उनको भी पसंद नहीं था। शी वॉज रिमूव फ्रॉम, और जल्द ही उनको रजिया को हटा दिया गया 1240 में, आई थिंक उनका मर्डर हुआ था ना। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट मियाज ए सिराज क्या कहते हैं, देखिए अपने रजिया के बारे में उनके विचार क्या थे। मिनाज ए सिराज थॉट दैट द क्वींस रूलर वेयर अगेंस्ट द आइडल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय, अब ये कहते हैं कि यदि कोई रानी जो है सुल्तान बनती है तो ये जो भगवान ने क्रिएशन बनाया है, जो ऑर्डर बनाया है भगवान ने, क्रिएशन बनाया है, इस ऑर्डर के खिलाफ है वो। इन विच वुमेन वी आर सपोज टू बी, उसमें उनका कहना है कि भगवान ने जो बनाया उसमें यही कहते हैं कि जो औरतें जो होती हैं वो मेंस की सबॉर्डिनेट होती हैं, उनके ऊपर जाने का उनको हक नहीं है ना, उनसे नीचे ही रहना है उनको। ही देयरफॉर, उन्होंने एक लिखा कि देखिए उन्होंने एक बार अच्छे शब्दों में लिखा है, देखिए कैसे, इन द रजिस्टर ऑफ द गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट्स डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, बोलते जो भगवान ने जो रजिस्टर बनाया है उसमें तो रजिया का नाम कहाँ आता है, वुमेन औरतों की तरफ आ रहा है, ना कि मैन की तरफ। उस कॉलम में तो है ही नहीं रजिया, मैन की कॉलम में। हाउ डिड शी गेन, और जब वो मैन की कैटेगरी में ही नहीं आ रही है, उस कॉलम में नहीं आती, तो उसके पास इतना एक्सलेंट क्वालिटीज़ कहाँ से आया, जब वो मैन भगवान के रजिस्टर में वो मेंस की कैटेगरी में नहीं है तो उसके पास इतनी क्वालिटी कहाँ से आई, ऐसा कह रहे हैं वो। लेकिन अवर ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइन्स रजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ, उसने बताया कि वो इल्तुतमिश की बेटी है। दिस वाज कॉन्ट्रास्ट ऑफ द क्वीन। अब देखिए इस समय हम लोग को और भी रानियाँ देखने को मिली, ऐसा नहीं था रजिया ही थी। रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी एक मूवी भी बनी है साउथ में रुद्रमा देवी पर, है ना। तो ये अपने आप को कैसे बताती थी कि वो लड़का है, ये शो नहीं करती थी कि वो लड़की है, रुद्रमा देवी, है ना। और ये आंध्र प्रदेश में वरंगाना में, आंध्र प्रदेश, अभी आंध्र प्रदेश की जगह है ना वो। रुद्रमा देवी क्या करती थी, अपने नाम को चेंज किया और ऐसा प्रिटेंड करती थी कि वो लड़की नहीं लड़का है, ठीक है। और एक और रानी हमको देखने को मिली, दीदा, रूल्ड इन इन्होंने कश्मीर में रूल किया है कब से, 980 से लेकर 1003 तक, है ना। और ये रुद्रमा देवी ने किया था 1262 से लेकर 1289 तक, ठीक है। और इनका नाम दीदा, ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, बोलना चाहिए ये कम्स फ्रॉम दीदी वर्ड, है ना। तो वहाँ के लोग उनको दीदी या बड़ी सिस्टर के नाम का मतलब होता है इसका, दीदा। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट द टर्म टू बी लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट। देखिए तो ये औरतों का भी हमको मिला कि ये भी रानियाँ थी उस समय, है ना। तो ये हमने पढ़ा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप बुक में बहुत अच्छे से रीड आउट करिए।